यह जो बजट का दायरा हमने बढ़ाया, इसका आकार जो बढ़ाया है, यह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के स्वावलंबन के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आम जन के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आर्थिक विकास को तेज करने के लिए यह बजट हम लोगों ने इस बजट के दायरे को बढ़ाया है, जिसमें लोक कल्याण के साथ साथ अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की एक प्रतिबद्धता इस बजट में दिखाई देती है। महोदय, अगर हम देखेंगे कि 2025-26 का जो बजट है 2016-17 की तुलना में हम देखेंगे तो इनके जो कुल रेवेन्यू कलेक्शन हो पाते थे वह 2,56,000 16-17 में इनका हो पाया था, 2,56,000 करोड़। लेकिन हमारी सरकार में जनवरी माह तक हम लोगों ने इस चालू वित्त वर्ष में जो अब तक कलेक्ट किया है वह 4,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और यह निरंतर आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया है, जो रोजगार के सृजन में, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में जिसकी बड़ी भूमिका होती है, वह इस बार 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए यह इस बजट में, इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग इस पैसे को दे रहे हैं, जो इकोनॉमी को एक दिशा तय करता है, सप्लाई चेन को बेहतर करता है, उद्योग जगत को प्रोत्साहित करता है, निवेश को बढ़ाता है और निर्माण और रोजगार के सृजन में और एक सस्टेनेबल फास्ट गोइंग इकोनॉमी के आकार लेने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके लिए एक पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यह मूल बजट का लगभग 20.5% का हिस्सा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार ने इस बजट में दिया है। नई योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है और 16-17 की तुलना में अगर आप देखेंगे 3 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना का सामना करते हुए भी सरकार ने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में मदद की है। 16-17 की तुलना में अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे तो यह लगभग 46,000 करोड़ के आसपास की थी। आज ये बढ़कर यानी 23-24 में, मैं अभी 24-25 की बात नहीं कर रहा हूं, 23-24 में यह बढ़कर के 93,514 करोड़ यानी पहले की तुलना में दोगुने से अधिक बढ़ी है। हमने प्रदेश में जो विभिन्न विभागों से रेवेन्यू कलेक्शन किया है, अगर आप देखेंगे जीएसटी और वैट, आपके समय में जीएसटी नहीं था, सेल टैक्स था, तो सेल टैक्स और वैट में केवल 49,000 करोड़ का कलेक्शन हो पाता था और हमारी सरकार के समय यह लगभग 94,000 करोड़ पहुंचा है 24-25 में और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश आज के दिन पर उत्तर प्रदेश अपने यहाँ जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में पूरी देश के अंदर नंबर 1 है। 32 लाख रजिस्ट्रेशन अकेले उत्तर प्रदेश ने कराए हैं जीएसटी में। स्टेट एक्साइज में आपके समय में कुल कलेक्शन हो पाता था 12,000 करोड़ और आज हम उससे कलेक्शन करा रहे हैं 54,000 करोड़। क्या कोई अंतर ही नहीं है क्या? स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में आपके समय में कुल कलेक्शन हो पाता था 8-9 हजार करोड़, हमारे समय में वह कलेक्शन हो रहा है लगभग 25 से 26,000 करोड़। परिवहन में आपके समय में कुल कलेक्शन हो पाता था 5,000 करोड़ और हमारे समय में वही कलेक्शन हो रहा है 9,000 करोड़। यह दिखाता है कि प्रदेश में एक
व्यावसायिक गतिविधियां तेज हुई हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने जो माहौल बनाया है उसके परिणाम आज सामने आए हैं। और इसके साथ ही प्रदेश ने, आप राजकोषीय घाटा की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है यह हमारी एफआरबीएम की जो लिमिट है 3%, उससे नीचे 2.97% है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह जो राजकोषीय अनुशासन है यह सुशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह वित्तीय अनुशासन का भी, सरकार के विजन का भी, और सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए सरकार के द्वारा जो उसके क्रियान्वयन के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है वह प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग ने और आरबीआई ने यूपी के बारे में जो टिप्पणियां की हैं वह, उन्होंने इस बात को कहा है कि नीति आयोग द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का इजाफा हुआ है। व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। 2018 से 2023 की अवधि में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है। यानी हमने इसमें काफी लंबी छलांग लगाई है और इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा है। यह प्रदेश के अंदर के बारे में आरबीआई ने जो कहा है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश 2022-23 में यह 9.9% था, 23-24 में यह बढ़कर के 10.5% हुआ, 24-25 में यह 11.6% रहा है, जो देश में अब नंबर 2 पर आ चुका है। इसके अलावा सभी राज्यों में जो इन्हीं वर्षों में जो राजस्व प्राप्तियां हुई हैं, राजस्व प्राप्ति के लिए जो ब्याज लिए गए हैं, ब्याज पर व्यय किया गया है, हम लोग 22-23 में 12.6% खर्च करते थे, 23-24 में यह घट करके 12.30%, यानी ब्याज पर जो धनराशि होती है वह हम लोग यहां से राजकोष से देते हैं और पैसे में कमी आ रही है। इसका मतलब हमने उधार कम ले रहे हैं, हम स्वयं के ही अपने पास से, अपने बजट से उतना धनराशि दे रहे हैं और वह एक अच्छी दिशा है। 12.6%, 12.3% और 24-25 में यह घट करके 12.1% रहा है। यह राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष जो राज्यों में, विभिन्न राज्यों, देश के अंदर के अन्य राज्यों में और उत्तर प्रदेश में यह क्रमशः 10.3, 9.4 और 8.9% है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में, जो अभी इस देश के अन्य जो राज्य हैं उनमें यह 12.6, 12.3 और 12.1% है, तो उत्तर प्रदेश में घट करके 10.3, 9.4 और 8.9% है। इसी प्रकार से जो प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सभी राज्यों की कर के, स्वयं के कर से प्राप्त का जो औसत वर्षों में जो रहा है वह प्रदेश किसी भी अन्य राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश ने अच्छा कलेक्शन इसके माध्यम से किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि देश के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी की क्या भूमिका है, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अधिक संसाधन के बावजूद 1950 से लेकर 2017 तक प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वह 12.75 लाख करोड़ तक पहुंची थी। 2017 से जब उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों पर विश्वास किया और इन 8 वर्षों में हम लोग प्रदेश की जीएसडीपी को
इस 24-25 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, मार्च 2025 तक 12.75 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 27.71 लाख करोड़, यानी दोगुने से ज्यादा पहुंचाने में हम लोग इसको सफल हो रहे हैं। देश की जीडीपी में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश का जो हिस्सेदारी पहले 7वें स्थान पर थी, आज वह नंबर 2 पर आ गई है। हम अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश के अंदर जीडीपी की जो वृद्धि दर है वह 9.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 23-24 में अगर देखें तो 11.6% है। एक सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। हमने कर चोरी को रोका है, रेवेन्यू के लीकेजेज को हमने समाप्त किया है, डिजिटल मैकेनिज्म को अपनाया है और उसका परिणाम शासन की कार्य पद्धति में एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में सबके सामने आया है। हमने एक एक पैसे का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए उस पैसे का उपयोग किया है। प्रदेश में 8 वर्ष में हमने एक भी टैक्स नहीं लगाया है। आपने इस बात को देखा होगा, जब हम टैक्स की बात कर रहे थे तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में हमने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है, प्रदेश की जीएसडीपी को बढ़ाने, दोगुना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है और यह पिछले 8 वर्ष में विकास के पायदान पर या हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कुछ भी किया है बिना किसी टैक्स बढ़ाए हुए, यानी प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दरें देश में सबसे कम है, प्रदेश में वैट की दर भी सबसे कम है और इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और यही राम राज्य की अवधारणा है। भगवान राम भरत जी से इसी बात का उल्लेख करते हैं जब उन्होंने इस बारे में चर्चा की, उनसे कहा कि वे बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाए से भूप भानु सो होय। यानी श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि हमें प्रजा से कर ऐसा लेना चाहिए जैसे सूर्य लेता है, जैसे सूर्य समुद्र, नदी, तालाब से पानी लेता है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में जरूरत की जगहों पर बरसता है तो सबको पता चलता है, खासकर तब जब जरूरत की जगह पर बरसता है और सभी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार सरकार को कर इस तरह से लेना चाहिए कि किसी को पता न चले, पीड़ा न हो, लेकिन जब उसी टैक्स का इस्तेमाल जनता के हित में खर्च हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी, स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, तो जनता का कल्याण होता है, विकास इससे होता है और हमारी सरकार इसी भाव के साथ, राम राज्य की इसी भाव के साथ कार्य कर रही है, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि बजट में कैसे इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। महोदय, इसके साथ ही डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश में सचमुच एक डिजिटल क्रांति आई है और उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज उभरा है। 17-18 में 122.84 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन था, 24-25 में यह बढ़कर के दिसंबर 24 में यह 1024.41 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन उत्तर प्रदेश से हुआ है। और अगर डिजिटल लेन देन की चर्चा करें तो यह देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है और इसमें भी आधे से अधिक लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुए हैं।
डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब यह दिखाता है कि डिजिटल बैंकिंग आसान हुई है, गांवों तक इंटरनेट या वाईफाई की फैसिलिटी प्राप्त हुई है, वित्तीय जागरूकता और उपकरणों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हुई है। बैंकों की संख्या 20,416, 4,09,32 बैंक मित्र और वीसी सखी, 18,747 एटीएम, 4,40,000 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से यह बैंकिंग सुविधा भी प्रदेशवासियों को आज उपलब्ध कराई जा रही है। और डीबीटी ने, जिस भ्रष्टाचार की आप चर्चा कर रहे थे, डीबीटी ने उस भ्रष्टाचार की कमर पर सबसे कठोर प्रहार किया है। ये डीबीटी सचमुच बजरंगबली की गदा है जो बेईमानी और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार कर रही है। और डीबीटी में लाभार्थी का पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंच रहा है। 11 विभागों की 207 योजनाओं की धनराशि, जिसमें से 113 केंद्रीय योजनाएं हैं और 94 राज्य सेक्टर की योजनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो कुल 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों तक हमने 1,11,637 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हमने प्रदेश में किया है एक वर्ष में। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2000 से लेकर 2017 तक, यानी इन 17 वर्षों में उत्तर प्रदेश जो एफडीआई आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह कुल 3,300 करोड़ का था। और अकेले 17 से 24 के बीच में, इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एफडीआई आया है 14,800 करोड़, 8 करोड़ का आया है, यानी 14,008 करोड़ का आया है, यानी उससे कई गुना ज्यादा आया है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। बैंकिंग तंत्र यह किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है और उस रीढ़ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने अभी जो बैंक की शाखाएं, वीसी सखी, एटीएम, बैंक के एटीएम और अन्य की चर्चा की, उसी तंत्र के बारे में चर्चा की है जो हमारी अर्थव्यवस्था के आधार बन रहा है। हमने बैंकिंग व्यवसाय में 2016-17 में कुल 12,75,000 करोड़ जमा होते थे बैंकों में। अब उत्तर प्रदेश में 24-25 में आप देखेंगे तो यह 29,66,000 करोड़ रुपए, यानी 2.25 गुने से अधिक जमा हुए हैं पिछले 7 वर्ष के अंदर। ये एक वर्ष का है। और सीडी रेशो 16-17 में जो केवल 44-45% के बीच में अटक के रह गया था, आज वो बढ़कर के 61% तक पहुंचा है। प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से अगर हम आरबीआई की बुलेटिन को देखें तो उन्होंने कहा कि बैंक व वित्तीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2% के रेट से उत्तर प्रदेश देश के अंदर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत संपूर्ण वित्तीय समावेशन की योजनाएं में जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अटल पेंशन स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। और पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को ऋण देने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। और देश के अंदर सर्वाधिक आयकर रिटर्न भरने वालों में अब उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। यानी हमारे यहाँ आयकर, इनकम टैक्स के रिटर्न भरे जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और यह इसका सबसे बड़ा आधार बनता है। प्रदेश के अंदर अगर बेरोजगारी की दर, आपने रोजगार की भी चर्चा की है, आपके समय में सपा की, आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बेरोजगारी की दर 17 से 19% तक थी। और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर आप देखेंगे तो यह लगातार घटी है। खासतौर पर आज 23-24 में बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में 3.4% है।
और मैं आऊंगा इस पे भी चर्चा करने के लिए भी। अगर आप देश के अंदर अन्य राज्यों में इसकी देखेंगे तो यह अलग अलग राज्यों में इसकी दर अलग अलग है। जम्मू कश्मीर में 6.7%, केरल में 7%, पंजाब में 6.1%, हिमाचल में 4.3% है। और अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं तो आपकी ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि 20 करोड़ बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए समाजवादी पार्टी ने 15 करोड़ रुपए आयोजन समारोह पे खर्च कर डाले थे। यह समाजवादी पार्टी का यह पारदर्शिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास के एक नए दौर को आज उत्तर प्रदेश अनुभव कर रहा है और इस नए कॉरिडोर की दिशा से उत्तर प्रदेश ने जो कुछ भी अनुभव किया है, मुझे याद है मैं एक समय मथुरा वृंदावन से आ रहा था, तो मैं जब आ रहा था तो हेलीकॉप्टर से मैंने देखा फर्रुखाबाद के ऊपर से मैं गुजर रहा था तो वहां कुछ लोग धरने में बैठे थे। तो मैं अचानक उत्सुकता मुझे हुई, मैंने देखा कि क्यों बैठे हैं। थोड़ा मैंने पायलट से आग्रह किया कि भाई थोड़ा नीचे तक दिखाओ यार, क्या है, क्या मामला है, क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वहां पर मैंने देखा कि एक बैनर लगा था, तो बैनर में लिखा था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। तो मैंने कहा भी खन्ना जी तो वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो मैंने वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाया। मैंने कहा भी ये सब बैनर कैसे था वहां। कहा साहब खन्ना जी अब आ ही नहीं रहे हैं, खन्ना जी तो हमारी बैठक को भी शाहजहांपुर के बॉर्डर पे ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा क्यों? का एक्सप्रेसवे के कारण विरोध चल रहा है। हमने कहा भी खन्ना जी को वहां के लिए भी घोषणा कर देनी चाहिए। भाई एक्सप्रेसवे का अपना एक अलॉटमेंट है, उस रूट पर है, हमें एनजीटी को भी देखना है, हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी देखना है। गंगा हमारी विरासत की नदी है, देव नदी है, उसके प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं कोई बाधा न खड़ी हो, एक्सप्रेसवे इस रूप में बनना है। लेकिन आपको चाहिए तो आप बोलिए, खन्ना जी घोषित कर देंगे, उनको कहे आप वहां से वो कर रहे हैं। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा खन्ना जी क्या हो गया? खन्ना जी ने कहा कि एक्सप्रेसवे आप अलॉटमेंट के तहत हो रहा है, शाहजहांपुर उसमें आ रहा है, अब उसको लेके मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा घोषणा करके आइए वहां पे। और मुझे प्रसन्नता है कि 900 करोड़ रुपए इस बार फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए भी व्यवस्था दे दी गई है और वह उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है। और मुझे लगता है कि लोग अब वहां के लोग गन्ना स्वयं ही नहीं चूसेंगे बल्कि खन्ना जी को भी चुसवाएंगे। इसके साथ साथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए भी हम लोगों ने यहां पर 200 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण और मिसिंग गैप के निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये चल रहे हैं काम और निर्माणाधीन है। इस वर्ष तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इस बजट में कुछ नए कार्यों की घोषणा की गई है, जिसमें हम लोगों ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुंदेलखंड, यानी जो मैंने गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बात की थी वह उसका तो उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए भी एक जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारा, वह भी एक अच्छी व्यवस्था दी गई है। और इस बार प्रयागराज के लिए जब हम लोगों ने व्यवस्था दी है तो इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली और शक्तिनगर, सोनभद्र शक्तिनगर तक जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जोड़ने के लिए और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। महोदय, मुझे
बहुत स्पष्ट करना है कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के पैरेलल चल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अलाइनमेंट, विदुर कुटी और सुख तीर्थ भी उसमें जुड़े, क्योंकि हमारे पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों की भी और जनता जनार्दन की भी मांग है, उनकी आस्था से जुड़े हुए प्रमुख तीर्थ भी हैं। और संभवतः मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो विदुर कुटी भी गया हूं और सुख तीर्थ भी कई बार जाके वहां प्रणाम कर चुका हूं। लेकिन अलाइनमेंट और फॉरेस्ट के उसको भी एनओसी, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड आती है, उसमें तमाम ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन पर अगर कहीं न्यायालय की बाध्यता नहीं होगी तो हमारा प्रयास होगा कि हम इन सभी तीर्थों को भी इसके साथ जोड़ें। लेकिन उस बाध्यता को भी हमें देखना पड़ेगा जो पर्यावरण की दृष्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किए गए हैं, उनको देखते हुए सर्वे के बाद ही इन चीज़ों को हम देख पाएंगे। लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि इनकी कनेक्टिविटी और इनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से इन तीर्थों को, चाहे वह माता शाकंभरी का शक्तिपीठ सहारनपुर हो और उसका बेहतर विकास हो, श्रद्धालुजन वहां हर सीजन में जा सके, सरकार उसके लिए हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। सुख तीर्थ ये भागवत भूमि है, वहां का विकास हो। सरकार ने इसके लिए सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी किया है। विदुर कुटी 5000 वर्ष पुरानी विरासत को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इन सब का विकास हो, यह सरकार की हार्दिक इच्छा और सरकार इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, हम इसको पूरा करेंगे। कनेक्टिविटी को बढ़ाने और लॉजिस्टिक कास्ट को कम करने के लिए जो हम लोगों ने यह प्रस्ताव तो किए ही हैं, साथ साथ प्रयागराज में 2 नए सेतु, एक नैनी में सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल और एक गंगा नदी में शास्त्री ब्रिज के पैरेलल, हम 2 नए सेतु के लिए भी 700 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और अन्य कार्यों के लिए भी हम लोगों ने यह व्यवस्था इसमें की है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है कि हमें औद्योगिक निवेश के लिए रिफॉर्म पर, परफॉर्म पर और ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना पड़ेगा और प्रदेश सरकार अक्सर से उसका पालन करते हुए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ साथ सिंगल विंडो सिस्टम, जिसमें लगभग 500 से अधिक क्लियरेंस हम एक सिंगल विंडो के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। निवेश सारथी पोर्टल बना करके हम लोगों ने निवेशकों को सुविधा उपलब्ध की है कि एमओयू की मॉनिटरिंग एक पोर्टल के माध्यम से हो, उन्हें केवल एक बार आवेदन करना है और वे समय समय पर उसको वॉच करें और एक समय सीमा के अंदर उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी की योजना की सफलता हम सब जानते हैं, यह न केवल उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है बल्कि उत्तर प्रदेश में व्यापक रोजगार का आधार भी बनी है। और इन योजनाओं के कारण प्रदेश में जो नया माहौल बना है, इसके कारण आज प्रदेश में 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के हमारा जो एक्सपोर्ट है वह लगभग प्रदेश से हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हम लोगों ने निवेश के 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 60 लाख से अधिक नौजवानों को अपने ही प्रदेश में नौकरी उपलब्ध कराने में हमें मदद मिली है और ये प्रदेश के अंदर ये कार्य हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत हरदोई में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए, हरदोई व कानपुर में एक मेगा लेदर क्लस्टर डेवलप करने के लिए, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे ये सभी हमारे ऐसी योजनाएं हैं जिनको हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। 10 जनपदों में संत कबीर के नाम पर, महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार संत कबीर दास जी के नाम पर 10 जनपदों में टेक्सटाइल पार्क पीपीपी मोड पर बनाने की एक बड़ी योजना को भी इस बजट में हमने घोषणा की है, जो संत कबीर के नाम पर होंगी।
और जो 2 लेदर पार्क बनेंगे संत रविदास जी के नाम पर बनेंगे। इन दोनों को भी हम संत रविदास जी को समर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सूक्ष्म यानी एमएसएमई के सेक्टर में जो उद्यमी यहां यूपी के अंदर निवेश किए हैं या जिन लोगों ने अपने अपने यूनिट लगाई है, यूपी एमएसएमई का सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। लगभग 1 करोड़ यूनिट यूपी के पास है। हम लोगों ने उन्हें एक सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है, 5 लाख का है, और ये स्कीम यूपी के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए उसी का परिणाम है कि बीमारू राज्य से उभर करके आज हम लोग देश की अर्थव्यवस्था के ब्रेकर नहीं बल्कि एक ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। ऊर्जा के बारे में यहां पर मेरे सहयोगी आपके सामने बहुत यहां पर विस्तार से अपनी बात को यहां पर ऊर्जा की डिमांड के सामने जब उन्होंने यहां प्रस्तुत किया था उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। उसके बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। महोदय, एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश की मुख्य आधार रही है, हमारी पहचान है। अन्नदाता किसानों के बल पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के पेट को भरने का अन्न हमारा अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश से देने का प्रयास करता है। और उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम भी आज हम सबके सामने आ गया है। 2016-17 में जो किसान आत्महत्या करता था उसे बिजली नहीं मिलती थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, कर्ज तले दबा था, अच्छा बीज नहीं मिल पाता था, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती थी, विकास की दर, कृषि विकास की दर 8.6 से कम थी। आज वही थोड़ा सा हमने उसे फैसिलिटेट किया कि वही अन्नदाता किसान आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विकास की दर को लगभग 14% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। हमने पहला ही बजट अपना किसानों की कर्ज माफी से प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, सॉइल हेल्थ योजना, प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को देने जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में खाद बीज का इंतजाम करने और कृषि सेक्टर में जो अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश 400 लाख टन सब्जी का उत्पादन करने में देश में नंबर 1 पर आज के दिन पर है। खाद्यान्न उत्पादन 16-17 की तुलना में जो उत्तर प्रदेश में होता था और वह भी बिचौलियों के माध्यम से होता था, वह 557 लाख मीट्रिक टन होता था। आज 23-24 में वह बढ़कर के 667.3 लाख मीट्रिक टन हो गया है और जो सीधे किसानों से प्रोक्योर किया जा रहा है। हम अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 16-17 में जो खाद्यान्न उत्पादन था वह 27.25 कुंटल प्रति हेक्टेयर था, 23-24 में वह बढ़कर के 30.51 कुंटल हुआ है। तिलहन में 16-17 में मात्र 12 लाख मीट्रिक टन थी जो तिलहन का उत्पादन प्रदेश में था, 23-24 में यह बढ़कर के 28.31 लाख मीट्रिक टन हो गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी हमारे यहाँ 2.5 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए अब तक डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अकेले 24-25 में माह दिसंबर तक 28.25 लाख कृषकों द्वारा 19.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल बीमा कराया गया और जिसमें 9.33 लाख बीमित किसानों को 495 करोड़ 41 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुआ है। और गन्ना उत्पादन किसानों को
अगर हम देखें 2017 से अब तक 2,73,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 1995 से 2017 के बीच में 22 वर्षों में जो कुल भुगतान हुआ है उससे 60,000 करोड़ रुपए अधिक के भुगतान अकेले मात्र 7.25 वर्ष में हमने किया है। आज 119 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। चीनी मिलों की दैनिक पेराई 17 से पूर्व 7.5 लाख टीसीडी थी, आज वो बढ़कर के 8.26 लाख टीसीडी हो गई है। और इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन, 38 चीनी मिलों की क्षमता विस्तार करने में सफलता प्राप्त की है और इसके माध्यम से लगभग 1.25 लाख नए नौकरी इसके माध्यम से हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही 285 नई खांडसारी इकाइयों की स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से लगभग 42,000 नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है। और इस बार हमने बजट में बागपत है, छाता है, इन सब की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया है। बजट में इसका प्रावधान किया गया है। अन्नदाता किसानों के बल पर ही उत्तर प्रदेश ने 2017 में जो कुल एथेनॉल उत्पादन होता था वह 42 करोड़ लीटर था और 23-24 में बढ़कर के 177 करोड़ लीटर हो गया है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक अच्छा प्रयास किया है। गेहूं खरीद के बारे में जो आप चर्चा कर रहे थे, 12 से 17 के बीच में जो कुल गेहूं का खरीद हुआ था 19 लाख लोगों से 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का खरीद हुआ था। ये बिचौलियों के माध्यम से हुआ था, किसान से सीधे नहीं हुआ था, जिसमें 12,808 करोड़ रुपए ये बिचौलियों को दिए गए थे, किसान को प्राप्त नहीं हुए थे। और 17 से लेकर के 24 के बीच में हम लोगों ने 19 यानी अगर आप देखेंगे 19 लाख किसानों से आपने खरीदा था, हमने 49 लाख किसानों से 49,69,000 किसानों से खरीदा है। और वह आप खरीदते थे कुल 94 लाख, हमने खरीदा है 233,99,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। और इसके बदले में किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से 43,424 करोड़ रुपए, यानी उसकी तुलना में लगभग 3.5 गुना अधिक भुगतान हमने अन्नदाता किसान के खाते में किया है। धान का क्रय अगर आप देखेंगे 12 से 17 के बीच में किसान से सीधे प्रोक्योर नहीं होता था, ये सभी होता था बिचौलियों के माध्यम से। और आपने 14,87,000 किसानों से खरीदा था 123 लाख मीट्रिक टन और इसमें 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था उन बिचौलियों को। लेकिन 17 से 24 के बीच में हमारी सरकार ने जो अन्नदाता किसानों से खरीदा था 69,82,716 किसानों से हम लोगों ने खरीदा है 456.86 लाख मीट्रिक टन, जो आपसे 3 गुना ज्यादा है। और इसके साथ ही 88,746 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जो भुगतान आप किए हैं उससे 5 गुना अधिक के भुगतान है। यह दिखाता है कि लागत का 1.5 गुने से अधिक दाम हमने अन्नदाता किसान को पहुंचाने का काम किया और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के बीच में गया है। बाजरा की खरीद सरकार लगातार किसानों से कर रही है, इसमें भी अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार ज्वार की खरीद भी हुई है, मक्का की खरीद भी सरकार सीधे अन्नदाता किसानों से कर रही है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 60,000 महिलाओं को, महिला स्वयंसेवी समूह को सीडलिंग की व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया गया है। और मैं बताते मुझे प्रसन्नता है कि अन्नदाता किसान को उन्नत नस्ल का बीज प्राप्त हो, इसके लिए प्रदेश में हम लोग लखनऊ में कृषि विभाग के द्वारा इस कृषि विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में अन्नदाता किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज और समृद्ध कृषि के लिए प्राप्त हो सके, इसके लिए 251 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। और यह जो बीज पार्क होगा, जो सीड पार्क होगा,
यह हम किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए यह सीड पार्क उनके नाम पर हम लोग यहाँ पे लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के साथ साथ 26 जनपदों को यूपी एग्रीज के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए 4000 करोड़ रुपए के निवेश एक नए प्रस्ताव के साथ सरकार सामने आई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अन्नदाता किसानों के हित के लिए एक बड़ी स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। हर मंडी में, खासतौर पर जनपद स्तर की मंडी में पहले चरण में हम लोग करेंगे, या जनपद की जो प्रमुख मंडी होगी, माता सबरी के नाम पर कैंटीन की व्यवस्था, जहां पे सस्ते में अन्नदाता किसानों को चाय मिल सके, भोजन की सुविधा मिल सके। और यह व्यवस्था हम लोग इस बार से लागू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से हम लोगों ने 2019 में बटाईदार किसान और किसान फैमिली के साथ साथ बटाईदारों को भी शामिल किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार के बजट में भी हमने 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए अन्नदाता किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश में जो आप बार बार निराश्रित गोवंश के बारे में टिप्पणी करते हैं, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि ये गोवंश किसका है। दूध आप पीते हैं और सड़कों पे छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने दायित्व का निर्वहन करके गौ माता को सड़कों पर भटकने नहीं देंगे। हमने उनको लिए गौ आश्रय स्थल बनाए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। ग्रामीण क्षेत्र में 7713 गौ आश्रय स्थलों को हम लोगों ने अब तक संचालित किया है, जिसमें 12,50,000 से अधिक गोवंश आज के दिन पे संरक्षित है। और इसके साथ साथ पशुपालकों को भी 1,05,000 गोवंश हमने 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गोवंश हमने उन्हें सुपर्द किया है, जिसमें हम पर गोवंश 50 रुपये पर महीने उस किसान को उपलब्ध करवाते हैं एक गोवंश पर, और एक को 4 तक गोवंश रखने का अधिकार हमने दिया है, निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर दिया है। और इस बार निराश्रित गोवंश के लिए भी हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित किया है। महोदय, शिक्षा ये और स्वास्थ्य ये मानव पूंजी की पोटेंशियल है, और इसलिए हमारी सरकार ने आने के बाद से एक नियोजित तरीके से इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। शिक्षा है, रोजगार है, उद्यमिता, ये सभी विषयों को प्राथमिकता के आधार पर लेने का काम किया है। मैं इस विषय पे खासतौर पर कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऑपरेशन कायाकल्प की स्कीम हमने 2017 में प्रारंभ की थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 95% से अधिक विद्यालय इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। अच्छे फ्लोरिंग की व्यवस्था है, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, सोलर पैनल है, डिजिटल लाइब्रेरी है, और भी अन्य सुविधाएं वहां पर देने की व्यवस्था की गई है, और बहुत अच्छे वो बने हैं। बेसिक शिक्षा परिषद यानी ये उन सभी विद्यालयों में हुआ, और इसकी इस बार भी हमने बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, और प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट स्कूल के रूप में उन्हें बदलने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में की है। युवा, हमारा युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है। उस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एनसीसी का प्रशिक्षण, इसके लिए एनसीसी की एकेडमी की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। हमने बजट की व्यवस्था, जो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, और साथ साथ जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक हैं, खासतौर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उसमें न्यू एज कोर्सेज को
जो नई तकनीक से जुड़े हुए कोर्सेज हों, उनको हम लागू कर सकें। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, या आज की उस तकनीक को 3D प्रिंटिंग के बारे में, अन्य उस सभी तकनीक के बारे में हमारा युवा जान सके, इसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसके लिए भी यहाँ पर प्रस्तुत की है। आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था यहाँ पर बजट में उसका प्रावधान किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रोजगार हमारे युवाओं को प्राप्त हो, हर हाथ को काम मिले, इस सरकार की प्राथमिकता का विषय है। और इसीलिए हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हम लोगों ने उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने और सख्त कानून बना करके इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए हैं। और इसके लिए इस बार हम लोग, चाहे वह पहले चरण में हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, एमएसएमई सेक्टर को नया जीवन दान देते हुए, एक नई पहचान देते हुए 2 करोड़ से अधिक युवाओं को उसके साथ जोड़ने में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से नए रोजगार का सृजन करने, निवेश के माध्यम से नए रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की, तो साथ साथ इस बार हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए, जिन जनपदों में अब तक कोई भी निवेश की संभावना नहीं थी, यद्यपि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से चीजें हमें देखने को मिली है कि हर जनपद में किसी न किसी सेक्टर में निवेशकों ने निवेश किया है, हर जनपद में किया है। और इस बार हम लोगों ने 100 एकड़ के एक ऐसे क्षेत्रफल में, जिसको हम पीपीपी मोड पर लेकर चलेंगे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की कार्रवाई है, जहां पे रोजगार सृजन के लिए हम कार्य कर सकें। और इस बार इस पूरी योजना को हम सरदार पटेल जनपदीय एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में इसे डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम इस स्कीम को यहां पे लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की कार्रवाई के लिए बजट का प्रावधान किया है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृति को यह समर्पित है और उन्हीं के नाम पर यह स्थापित भी होंगे। प्रदेश सरकार ने अभी, यहाँ पे माननीय सदस्य भी बार बार चिंता व्यक्त करते हैं, यहाँ पे अपनी बात को कहते हैं, और अभी हम महाकुंभ के अवसर पर भी गए थे। हम लोगों ने कहा था कि अब जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण का, कि आउटसोर्स कंपनी सरकार से सर्विस चार्ज भी लेती है, लेकिन साथ साथ कर्मचारियों का भी दोहन करती है। अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक कारपोरेशन गठित करेंगे, कारपोरेशन के माध्यम से इन कर्मचारियों की नियुक्ति देंगे और न्यूनतम वेतन 16 से 18 हजार करोड़ उन कर्मचारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगा। शोषण से मुक्त एक व्यवस्था देने का काम करेंगे और यह कार्य सरकार इसी वर्ष इसको प्रारंभ करने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत भी 427 करोड़ रुपए की व्यवस्था युवाओं के प्रशिक्षण के लिए की है। और एक प्रदेश में वन आच्छादन और पर्यावरण की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए औद्यानिक फसलों को आगे बढ़ाने के लिए मानकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का पहला होगा, इसको भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास स्कीम हम लोग लागू कर चुके हैं, इसके लिए व्यवस्था की गई है। अब तक जो हम लोगों ने 24 जनवरी से इस स्कीम को लागू की है, और मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि अपने अपने जनपदों में जाएं तो उन युवाओं के साथ